जय हिंद दोस्तों, जीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो ज्योग्राफी की अगली टॉपिक लेकर के आए हैं, इसमें हम जो है पिछली क्लास में पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय भारत का पठार। अब हम यहाँ पे आज जो डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे तटवर्ती मैदान के बारे में। तो अब जैसा कि जब हम भारत का भूगोल पढ़ाना स्टार्ट किए थे, तो वहाँ पे भारत को लगभग हम 6 भागों में डिवाइड करके यहाँ पे हमने चर्चा किया था। पहला जो था हिमालयी क्षेत्र के बारे में, तो हमने यहाँ पे पहला जो डिस्कस किया था वो हिमालय के बारे में डिस्कस किया था। दूसरा जो था यहाँ पे जो है भारत का मैदानी क्षेत्र के बारे में, तो यहाँ पे मैदानी क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे तीसरा जो हमने डिस्कस किया था वो यहाँ पे प्रायद्वीपीय भाग, क्या है प्रायद्वीपीय भाग, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र के बारे में डिस्कस किए थे। यहाँ पे जो चौथा टॉपिक है वो है यहाँ पे तटीय क्षेत्र। यहाँ पे क्या है तटीय क्षेत्र। यहाँ पे पांचवा क्या है, यहाँ पे पठार। यहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इन दोनों का जो हमने चर्चा जो है कल किया था। और ये है तटीय। और यहाँ पे जो छठवां है वो है द्वीप के बारे में। तो ये हमने 6 भागों में भारत के भौगोलिक दृष्टि से 6 भागों में बांट करके यहाँ पे भारत का जो हमने यहाँ पे क्या भूआकृति के बारे में चर्चा किया था। तो ये जिसमें से हम हिमालय के बारे में पिछली कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं, मैदानी इलाकों के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। प्रायद्वीपीय जो है यहाँ पे जो है भारत का प्रायद्वीपीय, यहाँ से यहाँ तक भारत का प्रायद्वीपीय एरिया माना जाता है। तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में हमने जिक्र कर दिया। यहाँ पे जो है क्या है पूर्वी घाट के बारे में और पश्चिमी घाट के बारे में पिछली 2 कक्षाओं में हमने जिक्र किया। इसमें पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्या भारत का तटवर्ती मैदान। तो भारत का आइए देखते हैं भारत का तटवर्ती मैदान है क्या। हम इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है द्वीप समूह। तटवर्ती मैदान से बहुत क्वेश्चन आता है, तो आइए हम आज देखते हैं तटवर्ती मैदान के बारे में। हम फिर इसके बाद जो है अगली कक्षा में द्वीप समूह के बारे में जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 6 भाग में भौगोलिक दृष्टि से यहाँ पे बांट करके चर्चा किया था। तो जिसमें जो है हम लगभग 4 जो है टॉपिक को क्लियर कर चुके, 2 हमारा और बचा है। तो आज हम जो जिक्र करने वाले हैं वह है तटवर्ती मैदान। तो भारत का तटवर्ती मैदान के बारे में हम जिक्र करते हैं। अब यहाँ पे यह जो प्रश्न है कि तटवर्ती मैदान का निर्माण कैसे हुआ। तो तटवर्ती मैदान का जो निर्माण यहाँ पे जिक्र किया जाएगा वह भारत का तटवर्ती मैदान जो है यह यहाँ पे देखिए तटवर्ती मैदान। सबसे पहले प्रश्न यह बनता है कि तटवर्ती मैदान है क्या। तटवर्ती मैदान यहाँ पे यह गुजरात है, यहाँ पे यह एरिया जो है गुजरात की है, और यहाँ पे नीचे जो है यह क्षेत्र जो पड़ता है वह है तमिलनाडु। अब यहाँ पे हम एक ऊपर और एक नीचे क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे अभी कंफर्म हो जाएगा। और यहाँ पे एक है उड़ीसा, यहाँ पे क्या है उड़ीसा है। तो यहाँ पे उड़ीसा और ये गुजरात है। गुजरात से लेकर के तमिलनाडु क्या है कन्याकुमारी तक, यहाँ तक, और फिर उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु तक, यह जो है पूर्वी जो है क्या है तटवर्ती मैदान बोला जाएगा, पूर्वी तटवर्ती मैदान। और यह एरिया जो है पश्चिमी तटवर्ती मैदान जो है इसे कहा जाएगा। अब हम यहाँ पे जिक्र करते हैं, यह क्या है बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, और यह क्या है अरब सागर है, अरब सागर है। आइए हम यहाँ पे देखते हैं तटवर्ती मैदानों के बारे में। आखिर तटवर्ती मैदान का निर्माण कैसे हुआ। तो तटवर्ती मैदान का निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किसका किसका है। तो यहाँ पे तटवर्ती मैदान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है समुद्र क्रिया, और क्या है निर्माण में किसका योगदान है समुद्र का, और किसका निर्माण नदियों का। अब यहाँ पे देखते हैं समुद्र का और नदियों का। मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि नदियाँ ने कैसे जो है इसका जो है तटीय मैदान का निर्माण की, और समुद्र ने कैसे तटीय मैदान का निर्माण किया। तो यहाँ पे देखते हैं जो समुद्र है और नदी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि तटवर्ती मैदान है कहाँ।
तो यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में। तो पश्चिमी घाट से लेकर के अरब सागर तक और पूर्वी घाट से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक, पूर्वी घाट से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक यह समुद्र है, बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे जो है क्या, पूर्वी घाट से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक और पश्चिमी घाट से लेकर के अरब सागर के बीच में जो एक सकरा सा मैदानी क्षेत्र है उसको तटवर्ती मैदान कहा जाता है। एक बार और भी आप लोग देखिए ध्यान से, यहाँ पे अरब सागर है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अब यह बार बार प्रश्न जो तटवर्ती मैदान है क्या, तो पश्चिम जो है यहाँ पे देखिए पश्चिम की खाड़ी यहाँ पे है अरब सागर। तो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का जो सकरा मैदान है उसे हम क्या कहते हैं, तटवर्ती मैदान कहते हैं। और इधर भी वैसा ही नियम है, जो पूर्वी यहाँ पे जो है पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में, हम यहाँ पे मैप भी बनाते चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए गुजरात से लेकर के यह एक पतला सा सकरा, गुजरात में यह भाग चौड़ा है, यह जो क्या है, यह पश्चिमी घाट है, क्या है, पश्चिमी घाट है। और यहाँ पे उड़ीसा से लेकर के यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक यह क्या है, कटा छटा क्षेत्र है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया। तो इसके बीच में जो है पश्चिमी घाट और तटवर्ती, यदि हम यहाँ पे तटवर्ती क्षेत्र लेते हैं, जो ब्लैक लाइन है वह तटवर्ती क्षेत्र लेते हैं और रेड जो है मार्कर से जो किए हैं वह पश्चिमी घाट लेते हैं। तो इसके बीच में आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जो मैदानी क्षेत्र ये हम हाईलाइट कर रहे हैं, यही मैदानी क्षेत्र जो है तटवर्ती मैदान क्षेत्र कहा जाता है। तो यही तटवर्ती मैदान क्षेत्र, यह पतला सकरा सा क्षेत्र जो है तटवर्ती मैदान कहा जाता है। इन्हीं का जो हमें आज जिक्र करना है। तो यह क्या है, तटवर्ती मैदान, यह पश्चिमी तटवर्ती मैदान हो जाएगा और यह पूर्वी तटवर्ती मैदान हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका निर्माण कैसे हुआ था, समुद्र और नदियों से। तो तटवर्ती मैदान को हम दो भागों में डिवाइड करके यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे तटवर्ती मैदान जैसे कि इसका निर्माण कैसे हुआ, समुद्र से। अब यहाँ पे समुद्र से इसका कैसे निर्माण हुआ इसके बारे में जिक्र करेंगे। आइए हम यहाँ पे देखते हैं समुद्र से कैसे निर्माण हुआ। समुद्र से जो निर्माण हुआ है वो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे समुद्र की जो लहरें हैं जब जो है स्थल से टकराती हैं, क्या है, समुद्र की लहरें अरब सागर से होकर के जब यहाँ पे भारत के पश्चिमी घाट से अर्थात पश्चिमी तट से जब टकराती हैं तो उसके साथ अवसाद आते हैं। क्या आते हैं, उसके साथ अवसाद आते हैं। तो उन अवसादों से जो है तटवर्ती मैदान का विस्तार होता है, तो उससे जो है यहाँ पे हेल्प मिलता है। तो यहाँ पे समुद्र से क्या होता है, समुद्र से जो है अपर्दन होता है, समुद्र से अपर्दन और क्या होता है, यहाँ पे निक्षेपण की क्रिया होती है, अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया होती है। नदी में क्या है, समुद्र से इसके तटवर्ती मैदान का निर्माण का हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। किसका, तटवर्ती मैदान के निर्माण का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। तो निर्माण में दो यहाँ कारकों का महत्वपूर्ण योगदान है। पहला जो है समुद्र है, दूसरा यहाँ पे नदी है। तो समुद्र का कार्य क्या है कि समुद्र की जो लहरें अर्थात पानी जाते हैं तो यहाँ तटवर्ती इलाकों में अपर्दन करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, निक्षेपण भी करते हैं। तो ये हो गया। अब नदियों से निर्माण कैसे है, यहाँ से ध्यान, हमने पिछली क्लासों में बताया था कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से बहुत सारी नदियाँ अपवाहित होती हैं। अब यहाँ पे देखिए पश्चिमी घाट से जो नदियाँ अपवाहित होती हैं वह अरब सागर में आती हैं। यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ जो है अरब सागर में आती हैं, हम उनका जो है जिक्र करेंगे। तो यहाँ से नदियों के द्वारा क्या है, नदियों के द्वारा अवसाद लाया जाता है। क्या है, नदियों के द्वारा अवसाद लाया जाता है, मलबा लाया जाता है। उन मलबों से यहाँ पे खैर जो है पश्चिमी घाट में मलबा कम लाया जाता है, पूर्वी घाट में ज़्यादा लाया जाता है। तो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से यहाँ पे क्या है, नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से इसका निर्माण होता है। क्या है, इसका निर्माण होता है किसका, पश्चिमी तटीय मैदान का। तो हम यहाँ पे जो है तटवर्ती मैदान को दो भागों में डिवाइड करके
जो है हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो अभी तक जो हमने यहाँ पे चर्चा किया, यह बता रहे थे कि तटवर्ती मैदान का निर्माण कैसे हुआ। यहाँ पे हमने जैसा बनाया है कि जो पूर्वी तट है, यह जो है क्या पूर्वी तटीय क्षेत्र है। क्या है? पूर्वी तटीय क्षेत्र है। पूर्वी तटीय क्षेत्र है। पूर्वी तटीय क्षेत्र जो है पश्चिमी तटीय क्षेत्र की अपेक्षा चौड़ा है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ जो पश्चिमी घाट से निकल करके पूर्व की तरफ जाती हैं, अर्थात बंगाल की खाड़ी में वह अपना निक्षेपण करती हैं। तो यहाँ से वह बहुत ज़्यादा लंबी दूरी हो जा रही है। यहाँ से निकल करके ये इतना दूरी तय करने के बाद, अर्थात भारत के पश्चिम से पूर्व की तरफ वो जाने में इतना ज़्यादा अपने साथ अवसाद या मलबा लेके जाती हैं कि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे अवसाद रहित, अर्थात यहाँ पे निक्षेपण करती हैं। तो निक्षेपण करने के बाद यह भाग दलदली, अर्थात यहाँ पे जो है इसके तटी का विकास ज़्यादा हो जाता है। इसी कारण से यहाँ पे जो बंदरगाह हैं यहाँ पे कम पाए जाते हैं। यहाँ पे कम पाने का कारण यह है कि इसमें अवसाद रहित दलदली क्षेत्र ज़्यादा है, तो जिससे हमें यहाँ पे पोत या बंदरगाह बनाने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन पश्चिमी घाट पे क्या है कि प्राकृतिक रूप से तटबंध ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे प्राकृतिक बंदरगाहों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे प्राकृतिक बंदरगाहों का निर्माण होता है। तो बंदरगाह के हम जो है अलग से एक क्लास लेंगे कि कौन कौन से बंदरगाह किस किस राज्य में यहाँ पे हैं। यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं तटीय मैदान के बारे में, तो जैसा कुछ भी हमने जिक्र किया। तो आइए हम यहाँ पे इसको बाँट करके देखते हैं कि जो है पश्चिमी तटवर्ती मैदान को, इसको हम यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड करते हैं। इसका निर्माण यहाँ से कैसे बताया? समुद्र से और नदियों के द्वारा। तो तटवर्ती मैदान को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे तटवर्ती मैदान को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक हो जाएगा पश्चिमी तटवर्ती मैदान। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पश्चिमी तटवर्ती मैदान। पश्चिमी तटवर्ती मैदान। और दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूर्वी तटवर्ती मैदान। पूर्वी तटवर्ती मैदान। यहाँ पे पश्चिमी तटवर्ती मैदान और पूर्वी तटवर्ती मैदान। तो जैसा कि हम बताए हैं कि पूर्वी तटवर्ती मैदान यहाँ पे यह पूर्वी घाट की तरफ है, और पश्चिमी तटवर्ती मैदान जो है यह कहाँ पे है? यहाँ पे पश्चिमी घाट की तरफ है, अर्थात अरब सागर की तरफ है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो है पश्चिमी घाट के बारे में जिक्र करेंगे। तो पश्चिमी घाट के, अब इसका देखिए पश्चिमी घाट का विस्तार का यदि हम जिक्र करें कि पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ तक है। पश्चिमी घाट जो है अरब सागर, इसका यहाँ पे है पश्चिमी तटवर्ती मैदान। यहाँ पे है क्या? पश्चिमी तटवर्ती मैदान जो है यह अरब सागर, यह अरब सागर और पश्चिमी घाट, अरब सागर और पश्चिमी घाट के सकरे मैदान को, यहाँ पे क्या है? अरब सागर और पश्चिमी घाट के सकरे मैदान को, सकरे मैदान को, अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच सकरे मैदान को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? पश्चिमी तटवर्ती मैदान कहते हैं। पश्चिमी तटवर्ती मैदान कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यह है अरब सागर और यह है पश्चिमी घाट। यहाँ पे रेड कलर से जो हम लिखे हैं, ये यहाँ पे लाइनिंग खींचे हैं, तो यह क्या है? यह पश्चिमी घाट है। यह क्या है? पश्चिमी घाट है, जिसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में किया है। यह पश्चिमी घाट है। जो ब्लैक कलर का है यह अरब सागर का तट है। इसके बीच में जो सकरा भाग है यह पश्चिमी तटवर्ती मैदान है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका विस्तार कहाँ पे है। इसका विस्तार का जिक्र करें, पश्चिमी तटवर्ती मैदान के विस्तार का यदि हम जिक्र करें, विस्तार कहाँ से है? तो इसका विस्तार जो है गुजरात के सूरत से, गुजरात के, यहाँ पे हमने गुजरात बनाया है, तो गुजरात के सूरत से लेकर के कन्याकुमारी तक, गुजरात के सूरत से लेकर के कन्याकुमारी अंतरिप तक। कन्याकुमारी कहाँ? तमिलनाडु में। तो सबसे निचला हिस्सा है यहाँ पे है कन्याकुमारी। गुजरात के सूरत से लेकर के कन्याकुमारी तक इसका जो है लंबाई है किसकी? पश्चिमी तटवर्ती मैदान की। अब यहाँ पे देखिए
पश्चिमी तटवर्ती मैदान को, यहाँ पे इसका विस्तार हमने बताया कहाँ पे है, सूरत से लेकर के, सूरत कहाँ पे है, गुजरात में, सूरत से लेकर के कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक, सूरत से लेकर के कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक है। यह कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु में अवस्थित है। अब हम इसको 4 भागों में डिवाइड करके हम यहाँ पे जो है अध्ययन करेंगे। तो 4 भागों में डिवाइड करने का मतलब यह है कि इन तटवर्ती क्षेत्रों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, गुजरात है, कोंकण का मैदान है, मालाबार है, कन्नड़ है। तो इनका चारों का अलग अलग से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इनको कितने भागों में जो है डिवाइड करते हैं, इन्हें 4 भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में बांटा जाता है, इन्हें 4 भागों में बांटा जाता है। अब यहाँ पे 4 भागों का जिक्र करें तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, यहाँ पे 4 भाग जो हैं, पहला क्या है, गुजरात का मैदान। तो पहला हम यहाँ पे कौन सा देखेंगे, यहाँ पे गुजरात का मैदान के बारे में देखेंगे। क्या है, गुजरात के मैदान, गुजरात का मैदान पहला जो है गुजरात का मैदान। यहाँ पे जो दूसरा है, दूसरा जो है वो कौन सा है, तो गुजरात के नीचे फिर उसके बाद कौन सा गुजरात के नीचे आ जाता है, कोंकण का मैदान। कौन सा है, गुजरात के नीचे कोंकण का मैदान। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कई बार यह प्रश्न आया हुआ है, कोंकण का मैदान। यहाँ पे फिर इसके नीचे क्रम वाइज हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, यह क्रम वाइज है। तीसरा यहाँ पे कोंकण के बाद कन्नड़ है, यहाँ पे क्या है, कन्नड़। कन्नड़ को जो है, कन्नड़ का मैदान, यहाँ पे क्या है, कन्नड़ का मैदान। कन्नड़ को जो है कर्नाटक का भी मैदान कहते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा, कन्नड़ को जो है कर्नाटक का मैदान भी कहते हैं। और यहाँ पे आखिरी क्या है, मालाबार। कई बार प्रश्न किया है कि मालाबार तट कहाँ पे स्थित है, तो यह अरब सागर केरल के पास स्थित है। मालाबार तट क्या है, मालाबार तट, मालाबार का मैदान या मालाबार तट ऐसे कहते हैं। अब यहाँ पे ये हमने 4 भागों में से डिवाइड किया। अब हम यहाँ पे मैप के माध्यम से भी देखते हैं कि इनकी जो है विस्तार आखिर है कितना, आखिर इसकी दूरी कितनी है, गुजरात का कितना क्षेत्रफल है अर्थात लंबाई है, कोंकण की कितनी लंबाई है, कन्नड़ की कितनी लंबाई है, मालाबार की कितनी लंबाई, और यह किस राज्य में अवस्थित है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम गुजरात का देखते हैं, गुजरात का तटवर्ती मैदान। तो जो गुजरात का मैदान है वह कहाँ से कहाँ तक है, तो गुजरात का जो मैदान हमने बताया था, गुजरात का मैदान गुजरात से लेके गोवा तक है। गुजरात से लेके कहाँ पे, गोवा। गोवा कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र के एरिया में एक छोटा सा राज्य है। तो महाराष्ट्र के एरिया में यहाँ पे एक छोटा सा राज्य है। तो इस इलाके को हम क्या कहते हैं, इतना क्षेत्रफल जो है यह क्या है, जो है गुजरात का मैदान। क्या है यहाँ पे, यह है गुजरात का मैदान है। यहाँ पे है गोवा, यहाँ पे हम लिख देते हैं। मैप में आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह गुजरात से लेकर के गोवा तक, गुजरात का मैदान कहाँ से, गुजरात से लेकर के, गुजरात से लेकर गोवा तक, गुजरात से गोवा तक के तटवर्ती मैदान को गुजरात का तट या गुजरात का मैदान के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे इसमें क्या आता है कि गुजरात में जो है क्या, कच्छ या काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तटीय मैदान के नाम से भी जानते हैं इसे। अब गुजरात के तट से यहाँ पे क्या है, गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र को, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुजरात के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं इन्हें जो है कच्छ या काठियावाड़ सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहते हैं। इसे कच्छ भी कहते हैं, इसे कच्छ भी कहते हैं या काठियावाड़ भी कहते हैं, काठियावाड़ भी कहते हैं, इसे कच्छ या काठियावाड़ भी कहते हैं, और इसे सौराष्ट्र का भी तट कहते हैं। तो आप लोग यह बात याद रखिएगा, इसे सौराष्ट्र का तट कहते हैं। किसको, गुजरात के मैदान को। गुजरात के मैदानी क्षेत्र को हम किस किस नाम से जानते हैं, इसे हम कच्छ कहते हैं, इसे जो है क्या काठियावाड़ कहते हैं, इसे सौराष्ट्र के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे यह 3 है,
इन तीनों का यहाँ पे जिक्र किया गया है, कच्छ या काठियावाड़ या सौराष्ट्र। तो गुजरात के मैदान को गुजरात से लेकर के गोवा तक है। अब गोवा से लेकर के आगे हम यहाँ पे देखते हैं, गुजरात से गोवा तक हो गया। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे गुजरात के ही तट के, गुजरात से गोवा तक का क्षेत्र, यहाँ पे गुजरात से गोवा तक के क्षेत्र में, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, जी यहाँ पे गलत है, गुजरात का ही तटवर्ती क्षेत्र, गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र, गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र, गुजरात का जो क्षेत्रफल है, यह गुजरात का मैदान जो है गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र में ही आता है। अर्थात गुजरात का जो क्षेत्रफल है वो लगभग यहाँ से लेकर के, इसमें हम मैप के माध्यम से जो दिखाएं, यहाँ तक ये गुजरात का क्षेत्रफल आता है। अब गुजरात से लेकर के गोवा तक का क्षेत्रफल जो है इसे कन्नड़ कहते हैं। क्या है? गुजरात से लेकर के इसे, सॉरी, गुजरात ये कोंकण है, यहाँ पे क्या है? कोंकण है, कोंकण तट है। तो ये आपने यहाँ पे गुजरात के तटवर्ती मैदान के बारे में देखा था। गुजरात का तटवर्ती मैदान, तो यहाँ पे कच्छ या काठियावाड़ या सौराष्ट्र गुजरात के मैदानी क्षेत्र हैं। तो गुजरात का जो तटवर्ती क्षेत्र वो गुजरात के ही क्षेत्रफल में है, एक बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। गुजरात का जो तटवर्ती क्षेत्र है वह जो है किसमें है? यहाँ पे कच्छ या काठियावाड़ या सौराष्ट्र के क्षेत्र में ही आता है। यहाँ पे जो अगला है वह है कोंकण। कोंकण का क्षेत्रफल कहाँ से है? कोंकण का यहाँ पे देखिए हम दिखाए हैं। तो कोंकण का जो है यह कहाँ से? गुजरात से लेकर के, गुजरात में कहाँ तक? गुजरात में एक द्वीप है, क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है दमन। यहाँ पे क्या है? यह केंद्र शासित प्रदेश है दमन। दमन के यहाँ से लेकर के, गुजरात के दमन से लेकर के यह गोवा तक है। याद रखिएगा, गुजरात के दमन से लेकर के गोवा तक के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? कोंकण कहते हैं। क्या है? कोंकण कहते हैं। यह क्षेत्रफल यहाँ से लेकर के, अर्थात यहाँ पे क्या है? दमन है। तो दमन से लेकर के गोवा तक के बीच को हम जो है क्या कहते हैं? कोंकण कहते हैं। यहाँ पे यह हो गया। अगला है कन्नड़। कन्नड़ अर्थात यहाँ पे कर्नाटक का क्षेत्रफल है। तो यह जो है कर्नाटक का कहाँ पे है? गोवा से लेकर के यहाँ पे देखिए मंगलौर का क्षेत्रफल। क्या है? मंगलौर का। मंगलौर कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे स्थित है। ये क्या है? क्या? मंगलौर। बंगलौर नहीं, ये मंगलौर है। यहाँ पे यह है मंगलौर। तो यहाँ पे क्या है? गोवा से लेकर के यहाँ पे मंगलौर तक, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ये कन्नड़ कहते हैं। क्या है? कन्नड़। इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? कन्नड़ कहते हैं। तो गोवा से लेकर के मंगलौर तक के क्षेत्रफल को क्या कहेंगे? यहाँ पे देखिए, गोवा से लेकर के, गोवा से मंगलौर तक, मंगलौर तक के क्षेत्रफल को जो है कन्नड़ का तट कहते हैं। क्या है? कन्नड़ का मैदान कहते हैं या कन्नड़ का तट कहते हैं। तो गोवा से लेके मंगलौर तक, मंगलौर जो है पश्चिमी घाट के पश्चिम में पड़ता है। इस कारण यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून से अत्यधिक वर्षा होती है, लेकिन वहीं पश्चिमी घाट के पूरब में बंगलौर पड़ता है, जिसके कारण बंगलौर छाया क्षेत्र में आता है, अर्थात वहाँ पे वर्षा नहीं होती है। तो जब हम मानसून पढ़ेंगे हम यह सब का जिक्र करेंगे। अब यहाँ पे जो आखिरी हमारा है, यहाँ पे तटवर्ती मैदान, तो यहाँ पे मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक, चौथा ये है। इसको हम क्या कहते हैं? तो इसे मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ये चौथा क्या है? मालाबार तट है। कहाँ से लेकर के? यह मंगलौर से लेकर के, मंगलौर से लेकर के यह कन्याकुमारी तक। कहाँ तक है? कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक है, तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक है। कन्याकुमारी केप कमोरिन के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। केप कमोरिन, यहाँ पे है केप कैमोरिन, केप कैमोरिन, केप कैमोरिन। तो यहाँ पे हम जो है चार जो भागों में, यहाँ पे पश्चिमी तटवर्ती मैदान के बारे में हमने यहाँ पे जिक्र किया। किसने? चार भागों में। यहाँ पे एक बार हम आपको और भी समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे तटवर्ती मैदान को हम पश्चिमी तटवर्ती मैदान और पूर्वी तटवर्ती मैदान दो भागों में बांटे हैं।
तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान का हमने एरिया के बारे में बताया कि गुजरात के सूरत से लेकर के कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक इसको क्षेत्रफल है। यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी है, सूरत से लेकर के यहाँ पे कन्याकुमारी तक है। इसे हम 4 भागों में डिवाइड किए। गुजरात का तटवर्ती मैदान, यहाँ पे फिर गुजरात से लेकर के गोवा तक कोंकण का तटवर्ती मैदान, फिर गोवा से लेकर के मंगलौर तक कन्नड़ का मैदान, और मंगलौर से लेकर के यहाँ पे कन्याकुमारी तक मालाबार का मैदान। यहाँ पे प्रश्न बार बार आता रहता है कि मालाबार का तटवर्ती मैदान है कहाँ, तो यह केरल में है। और पश्चिमी तटवर्ती मैदान में कन्नड़ का पूछे तो कर्नाटक में। यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोंकण का अगर यदि पूछे तो यह हम महाराष्ट्र में पड़ता है, गोवा से लेकर के गुजरात के दमन तक है। और यहाँ पे गुजरात का मैदान तो वह पूरा का पूरा क्षेत्रफल जो है गुजरात का मैदान का गुजरात ही राज्य में अवस्थित है। तो यह था कि आप यहाँ पे इसने हमने 4 भागों में डिवाइड किया। गुजरात के मैदान को कच्छ, काठियावाड़, सौराष्ट्र के नाम से हम यहाँ पे जानते हैं। 3 इसके अन्य नाम हैं। तो यह यहाँ पे पश्चिमी तटवर्ती मैदान पे। अब हम आइए इन सब का बारी बारी से इसमें इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट हैं हम उनके बारे में चर्चा करते हैं कि इनमें फैक्ट क्या हैं। तो इनमें फैक्टों का हम जिक्र करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा तटवर्ती। तो यहाँ पे जो है तटवर्ती का अगर हम यहाँ पे जिक्र करें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो इसका अर्थात यहाँ पश्चिमी तटवर्ती मैदान का पश्चिम का एरिया है गुजरात की साइड का, वह चौड़ा है, वह भाग क्या है, उसकी चौड़ाई अधिक है। और यहाँ पे केरल के साइड में इधर भी चौड़ाई अधिक है। और यहाँ पे सबसे कम चौड़ा सकरा है, वह कहाँ पे है, यहाँ पे बीच में है, अर्थात कन्नड़ के पास में। कन्नड़ के पास में पश्चिमी तटवर्ती मैदान सबसे ज़्यादा सकरा है। यहाँ पे कारण क्या है कि यहाँ पे गुजरात की तरफ जो है कुछ बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे कि यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती नदियां, वह अपने साथ अवसाद लेकर के आती हैं। अब यहाँ पे क्या है, तटवर्ती मैदानी की नदियों के बारे में, तो वह अवसाद लेकर के आती हैं, तो इसलिए वहाँ पे क्षेत्रफल ज़्यादा है। किसका, पश्चिमी तटवर्ती मैदान का। पश्चिम की तरफ ज़्यादा, उत्तर की तरफ गुजरात की तरफ भी ज़्यादा है और दक्षिण की तरफ भी क्षेत्रफल ज़्यादा है। बीच में इसका क्या भाग है, सकरा है। यहाँ पे इसके मुहाने पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लगभग 80 किलोमीटर यहाँ पे इसकी चौड़ाई है। यहाँ पे क्या है, नर्मदा और ताप्ती मुहाने पे यहाँ पे लगभग इसकी चौड़ाई कितनी है, 80 किलोमीटर। तो यहाँ पे गुजरात में नर्मदा और ताप्ती नदियों का मुहाना जहाँ पे है, वहाँ पे इसकी चौड़ाई लगभग कितनी है, 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। यहाँ पे हमने बताया था कि कन्नड़ के मैदान में, जैसा बताए थे कि यह भाग अत्यधिक सकरा है। याद रखिएगा, प्रश्न जब करेगा कि पश्चिमी तटवर्ती मैदान में सबसे सकरा भाग कहाँ पे है, तो आप लोग यहाँ पे कन्नड़ के मैदान में सबसे सकरा भाग का जिक्र करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मालाबार का जो एरिया है, यहाँ पे हमने सबसे नीचे मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक मालाबार का बताया। तो मालाबार का जो है एरिया, यह किस लिए प्रसिद्ध है, यह लैगून झील के लिए प्रसिद्ध है। लैगून झील के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। लैगून झील का निर्माण कैसे होता है, तो लैगून झील का जो निर्माण होता है वह यहाँ पे देखिए, जो समुद्र तटवर्ती क्षेत्र से यह क्या करता है, थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे समुद्र से अलग हो जाता है। यहाँ पे बीच में कोई अवरोधक आ जाता है, तो यह जो तालाब नुमा जो बचा हुआ भाग होता है, इसे अनूप कहते हैं, लैगून के नाम से भी जानते हैं। यह क्षेत्रफल जो क्या है, जो है यह पर्यटकों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें और भी जो है यहाँ पे चीज़ें जो है, मछली उत्पादन किया जाता है, तो यह काफ़ी लाभदायक हो जाता है जो है लैगून झील। तो लैगून झील के लिए कौन प्रसिद्ध है, यहाँ पे जो है मालाबार का तट, अर्थात केरल की एरिया सबसे ज़्यादा लैगून की एरिया यहाँ पे मानी जाती है। यहाँ पे अब ये रही बात जो पश्चिमी तटवर्ती मैदान की, तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान की नदियाँ जो हैं तीव्रगामी हैं। तीव्रगामी क्यों है, यहाँ पे पश्चिमी घाट जो है सबसे ज़्यादा, हमने बताया था कि स्टैंड है, तो वहाँ से अत्यधिक ऊंचाई से पानी के जो है बहाव के कारण उनमें वेग ज़्यादा होने से यह जो है क्या है, नदियाँ काफ़ी ज़्यादा तीव्रगामी होती हैं। तीव्रगामी होने के कारण वह कम दूरी होती हैं, कम छोटी, अर्थात यहाँ पे जो है चौड़ाई कम होने के कारण वह छोटी और अत्यधिक तीव्रगामी होती हैं। यहाँ पे इसमें नदियों में जो है मलबों और अवसाद की कमी के कारण इस मैदान का विस्तार कम हो पाया है। हमने यहाँ पे पहले जिक्र किया था कि यहाँ पे जितनी भी अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं उसमें अवसाद रहित होती हैं, अर्थात उसमें अवसाद नहीं होता है, अवसाद निषेधित होती हैं, उसमें अवसाद नहीं होता है।
जिसके कारण जो वह ज्वार नदमुख होती हैं, अर्थात वो डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? जिसमें अवसाद होता है। अवसाद किस नदी में होता है? जो पश्चिमी घाट से होकर के बंगाल की खाड़ी में अपना जल निक्षेपित करती हैं, उनमें जो है डेल्टा का निर्माण वो सब नदियाँ करती हैं। तो जब हम पूर्वी तटवर्ती मैदान का पढ़ेंगे तब हम यहाँ पे जिक्र करेंगे कि वो डेल्टा का, लेकिन जो पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं अर्थात पश्चिमी तटवर्ती की, वह जो है ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक है मग्न तट। मग्न तट जो होता है यह जो है यहाँ पे समुद्र तट से थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है, अर्थात वो जल में होता है, तो मग्न तट होता है। मग्न तट मतलब वह तट जो है समुद्र में डूबा हुआ होता है परंतु छिछला होता है। छिछला यूँ कहें तो वह अत्यधिक गहराई नहीं होती है, उन्हें मग्न तट कहते हैं। यहाँ पे मग्न तट का जिक्र करें तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान में मग्न तट का क्षेत्रफल ज़्यादा है। यहाँ पे हम लिखते चलते हैं, यहाँ पे हम मिटा रहे हैं, 4 भागों में डिवाइड किया था जैसा कि आप यहाँ पे जिक्र करें। तो यहाँ पे जो है पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रफल, यहाँ पे क्या है? पश्चिमी मग्न तट। पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रफल में यहाँ पे मग्न तट क्या है? ज़्यादा है। अब पश्चिमी तटवर्ती मैदान में, पश्चिमी तटवर्ती मैदान में मग्न तट, यहाँ पे क्या है? मग्न तट। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मग्न तट जो है पश्चिम में क्या है? पश्चिम में मग्न तटवर्ती क्षेत्रफल ज़्यादा है। पश्चिम में क्षेत्रफल सर्वाधिक है। किसके अपेक्षा? पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र के अपेक्षा, पूर्व के अपेक्षा पश्चिम में ज़्यादा। इसका कारण क्या है कि इसमें अवसादों से भर जाने के कारण इसका मग्न तट कम हो जाता है, लेकिन पश्चिम में अवसाद नहीं होने के कारण यहाँ पे क्या है? पश्चिम में मग्न तट ज़्यादा है। अब यह मग्न तट जो है इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो यहाँ पे समुद्र के कारण, समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण कुछ भूभाग जो है, स्थल खंड जो है भारत का, जो है क्या है? पानी में डूबने के कारण मग्न तट का निर्माण हुआ। अब इसकी एक पौराणिक है, पौराणिक यह है द्वारिका की मान्यता। यहाँ पे द्वारिका का रीजन जो है कि पौराणिकों में यहाँ पे द्वारिका जो थी कभी जो है द्वारका कभी स्थल पे हुआ करती थी, आज जो है वह पानी में डूब गई है, ऐसी मान्यता है। तो इसके कारण जो है यहाँ पे मग्न तट ज़्यादा है। यहाँ पे पश्चिमी में क्या है? मग्न तट का क्षेत्रफल ज़्यादा है। यहाँ पे मग्न तट में देखते हैं तो सर्वाधिक मग्न तट जो है यहाँ पे काठियावाड़ के क्षेत्र पे ज़्यादा है। कहाँ पे? काठियावाड़ में ज़्यादा है। किसमें है? काठियावाड़ के एरिया में ज़्यादा है। काठियावाड़ कहाँ पे? या गुजरात में। काठियावाड़ गुजरात में ज़्यादा क्षेत्रफल है। सर्वाधिक मग्न तट कहाँ पे है? काठियावाड़ गुजरात में। और कोंकण तट के समीप चौड़ा है, और वहाँ पे गोवा से लेकर के केरल तक, यहाँ पे देखिए गोवा से लेकर के केरल तक यह मग्न तट कम है, लेकिन गुजरात से लेकर के गोवा तक मग्न तट ज़्यादा है। तो इस कोंकण के एरिया में जो है मग्न तट क्या है? यहाँ पे ज़्यादा है। काठियावाड़ गुजरात और कोंकण के तट में क्या है? कोंकण, इन सब में मग्न तट क्या है? मग्न तट की जो है चौड़ाई अधिक है, लेकिन गोवा से लेकर के केरल तक जो है मग्न तट की यहाँ पे कम क्या है? चौड़ाई कम है। हम यहाँ पे अगली एक पॉइंट देखते हैं, यहाँ के मैदानों में। अब यहाँ पे क्या होता है? पश्चिमी घाट के यहाँ पे है पश्चिमी तटवर्ती मैदान, पश्चिमी घाट से पश्चिम में। तो इसमें जो है पैदावार जो है क्या क्या इसमें पैदा होता है, अर्थात उत्पादन का जिक्र करें उत्पादन की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे क्या है? सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है यहाँ पे नारियल होता है, चावल होता है, आम होते हैं। यहाँ पे क्या है? नारियल, यहाँ पे नारियल है, चावल है, आम है। तो इन सब क्या है? नारियल, आम, चावल यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न किए जाते हैं। यहाँ पे सुपारी, इन सब क्षेत्रों में क्या है? यह सुपारी, नारियल, आम हो गया, चावल हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं केला भी पैदा किया जाता है, केला। और यहाँ पे गरम मसालों का भी उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है।
गरम मसालों का यहाँ पे गरम मसालों का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो यहाँ पे उत्पादन क्या होता है, नारियल, आम, चावल, सुपारी, केला, गरम मसाले इत्यादि, इन सब का उत्पादन यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मालाबार तट में, यहाँ पे जो एरिया हमने बताया था मालाबार तट का, तो मालाबार तट का यहाँ पे पश्चिमी घाट में देखते हैं मालाबार का, मालाबार, यहाँ पे मालाबार के बारे में हम जिक्र करते हैं। यह जो है मालाबार, तो यहाँ पे हम देखते हैं मालाबार के तट में यहाँ पे एक पश्च जल है, बैक वाटर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक है पश्च जल, यहाँ पे यह शब्द का महत्व ज़्यादा है, पश्च जल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बैक वाटर। क्या है, इंग्लिश में इसे कहते हैं बैक वाटर के नाम से जानते हैं। तो इस पश्च जल की खासियत क्या है, यह लैगूनों की प्रधानता है। क्या है, पश्च जल लैगूनों की यहाँ पे प्रधानता है। तो मालाबार पश्च जल लैगूनों की प्रधानता है, लैगूनों की प्रधानता है, लैगूनों की प्रधानता है। अब यहाँ पे लैगूनों का निर्माण से इसमें लाभदायक क्या है, तो इसका हमने जिक्र किया। इनको पश्च जल लैगूनों का प्रधानता, जिसे कयाल के नाम से जानते हैं, जिसे कयाल के नाम से जानते हैं, ये एक वर्ड यहाँ पे याद रखिएगा, जिसे क्या है, कयाल के नाम से जानते हैं। क्या है, मालाबार पश्च जल बैक वाटर के लैगूनों प्रधानता से, बैक वाटर का जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि यह बीच में अवरोधक हो जाता है। पहले जल जो है ज्वारमुखी, ज्वार से जो है, जब ज्वार भाटा आता है तो समुद्री जल जो है क्या करता है, तटवर्ती इलाकों में ज़्यादा ऊंचाई तक जो है चल जाता है। तो फिर उसके बाद जब ये वापस होता है तो कुछ भाग में बीच में अवरोधक होने के कारण यह जल एकत्रित हो जाता है। तो इस भाग को कयाल कहते हैं, इसे ही बैक वाटर कहते हैं। बैक वाटर मतलब वह जल वापस नहीं गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, बैक वाटर, या इसे कयाल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं जिनका प्रयोग किस में होता है। हमने बताया था कि इनका प्रयोग मछली को पकड़ने, अंतर्देशीय जल परिवहन, तो इसमें क्या है, मछली की पकड़ने में यह काम आता है। तो इसमें क्या है, ये लोग मछली का उत्पादन करते हैं। और अंतर्देशीय परिवहन, जैसे यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, इसमें नौकाएं से एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसमें जाते हैं, और यह पर्यटन के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे देखते हैं केरल का एक स्थान है मालाबार तट में, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे याद रखिएगा। केरल का एक जो है, केरल का एक सॉरी दोस्तों, माइक गिर जाने की वजह से यहाँ पे विलम्ब। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे क्या हम जिक्र कर रहे थे, केरल में कयाल के बारे में। यहाँ पे हमने चर्चा किया था कि केरल का एक जो है कयाल है, उसका नाम क्या है, केरल के कयाल है पुन्नामदा। केरल में एक जो कयाल है, कयाल है, क्या है यहाँ पे केरल में, पुन्नामदा। क्या नाम है इसका, पुन्नामदा, पुन्नामदा है। अब यहाँ पे पुन्नामदा की खासियत क्या है, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा, आप लोग याद रखिएगा। पुन्नामदा केरल में एक है पुन्नामदा। अब यह कयाल क्या है, पुन्नामदा कयाल, यह किसके लिए प्रसिद्ध है, पुन्नामदा कयाल है। यहाँ पे प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी होती है। यहाँ पे क्या होता है, प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी होती है, प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी होती है। नेहरू ट्रॉफी जो होती है प्रतिवर्ष यहीं पे होती है। अब नेहरू ट्रॉफी जो है वो किससे संबंधित है, यहाँ पे इसका नाम है नेहरू ट्रॉफी वल्लम काली।
इसे क्या कहते हैं? नेहरू ट्रॉफी वल्लम काली, वल्लम काली। यह किससे संबंधित है? यह नौकायन से संबंधित है। नौकाओं की प्रतियोगिता होती है। किससे है? यह नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है। यहाँ पे नेहरू ट्रॉफी में क्या होता है? नेहरू ट्रॉफी वल्लम काली, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे नौका दौड़ की प्रतियोगिता होती है। कई बार यह प्रश्न पूछा है कि नौका दौड़ की प्रतियोगिता किस कयाल में होती है? तो यहाँ पे किसमें? नेहरू ट्रॉफी, यहाँ पे केरल में। कहाँ पे? केरल में। केरल में क्या है? नौका दौड़ होती है। किसमें? पुन्नामदा कयाल में। कौन सा? नौका दौड़ होती है। यहाँ पे नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है। नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है। कहाँ पे? यहाँ पे देखिए, प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी वल्लम काली कहाँ पे होती है? पुन्नामदा कयाल में। कहाँ पे? पुन्नामदा कयाल में, जो कि अवस्थित कहाँ पे है? केरल में। यहाँ पे अवस्थिति कहाँ पे है इसके? केरल में इसकी अवस्थिति है। तो ये यहाँ पे इतने फैक्ट थे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ गुजरात के तट के बारे में। गुजरात के तट के बारे में इन सब में यहाँ पे चर्चा करते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है और यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो आप लोगों को सिर्फ यह पता हो रहा होगा कि अब तक कि जो अब कितनी नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ही अरब सागर में गिरती हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ और भी नदियों का जिक्र करते हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो यहाँ पे यह ध्यान रखिएगा कि केरल में पुन्नामदा कयाल है, वहाँ पे प्रतिवर्ष जो है क्या है? नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है। और वहाँ पे प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी, उस ट्रॉफी का नाम क्या है? नेहरू ट्रॉफी वल्लम काली यहाँ पे होती है। तो इस प्रतियोगिता में क्या है? नौकाओं की दौड़ होती है। और किसमें? इन कयालों में करते हैं। तो कयाल क्या है? यह एक लैगून है, अनूप झील है। इसे क्या कहते हैं? अनूप झील। तो यहाँ पे गुजरात का जो मैदान है, इसमें कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं। गुजरात के मैदान में अलग अलग से यहाँ पे देखते हैं। तो तटवर्ती मैदान में तो गुजरात का मैदान, इसका यहाँ पे देखते हैं विस्तार कितना है। तो इसका जो लंबाई है, सौराष्ट्र से लेकर के, गुजरात में एक स्थान है सौराष्ट्र से लेकर के यहाँ पे क्या है? सूरत तक। सौराष्ट्र से सूरत तक इसका विस्तार है। सूरत तक इसका विस्तार है। अब यहाँ पे देखते हैं और भी इसमें क्या पॉइंट है। इसके भीतरी क्षेत्र में जो है काप मृदा पाई जाती है। क्या है? काप मृदा पाई जाती है। यह क्या है? अत्यधिक उपजाऊ है। परंतु यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे क्या होता है? जब समुद्र से ज्वार भाटा आता है तो जो समुद्र का पानी होता है इस एरिया में पहुँच जाता है। तो इस एरिया में पहुँचने के कारण यहाँ पे क्या है? यह भाग नमकीन युक्त हो जाता है, नमकीन युक्त दलदली क्षेत्र हो जाता है। तो बार बार जब जो है क्या, ज्वार भाटा आने के कारण यह काप मृदा जो है क्या है? नमकीन युक्त हो जाती नमकीन युक्त हो जाती है, अर्थात नमकीन युक्त दलदली हो जाती है, काप मृदा तो है अच्छी, परंतु यहाँ पे नमकीन युक्त दलदली होने के कारण यहाँ पे कुछ भी उपजाऊ नहीं हो सकता। यह यहाँ पे क्या? गुजरात के तटवर्ती मैदानों में। यहाँ पे कुछ एक पॉइंट है। यहाँ पे गुजरात के तटों में ध्यान दीजिएगा। यहीं पे क्या है? सरक्रीक है। कई बार प्रश्न करता है कि सरक्रीक है कहाँ? तो सरक्रीक कहाँ पे? गुजरात के मैदान में सरक्रीक। और यहाँ पे क्या है? सरक्रीक के बाद जो है यहाँ पे ध्यान देंगे कोरी क्रीक है। यहाँ पे क्या है? सरक्रीक के बाद जो है कोरी क्रीक है, कोरी क्रीक। और भी यहाँ पे कौन से हैं तट है? यहाँ पे तटों पे हैं। कच्छ की खाड़ी यहीं पे अवस्थित है, कच्छ की खाड़ी यहीं पे अवस्थित है, कच्छ की खाड़ी यहीं पे स्थित। कहाँ पे? गुजरात के मैदान। और एक कौन सी इंपॉर्टेंट है? खंभात की खाड़ी। यहाँ पे क्या है? खंभात की खाड़ी। यहाँ पे यह 4 पॉइंट याद रखिएगा कि गुजरात के मैदान में सरक्रीक है, कोरी क्रीक है, कच्छ की खाड़ी है और
खंभात की खाड़ी है, यहाँ पे कौन से गुजरात के मैदान में यह अवस्थित है। यहाँ पे एक पॉइंट और भी ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कोंकण का तट। कोंकण का तट कहाँ पे है? यह सूरत से लेकर के, सूरत के हमने बताया था यहाँ पे दमन है, तो दमन से लेकर के गोवा तक है। तो यहाँ पे कोंकण के तट के जिक्र करते हैं। कोंकण तट, इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोंकण के तट में, कोंकण का तट जैसे कि इसकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक है? दमन से लेकर के गोवा तक है। सॉरी, दमन कहाँ पे है? यह गुजरात में ही है। गुजरात में एक केंद्र शासित प्रदेश है दमन, तो दमन से लेकर के यहाँ तक गोवा तक इसे कोंकण कहा जाता है। तो इसका लंबाई कहाँ से? दमन से लेकर के गोवा तक, जैसा कि हमने पिछले भी बताया था, दमन से गोवा तक है। यहाँ पे यह क्षेत्र जो है अत्यधिक वर्षा युक्त, यहाँ पे वर्षा अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है। और भी यहाँ पे क्या खासियत है? सॉरी, कोंकण में और भी क्या खासियत है? यहाँ की नदियों के बारे में जिक्र करते हैं। यहाँ पे नदियाँ नॉर्थ टू साउथ, यह भी नदियाँ जो हैं पश्चिमी घाट से निकल करके अरब सागर में ही प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पे नदियाँ जो हैं, पिंजल नदी है, यहाँ पे उत्तर से दक्षिण में हम बता रहे हैं। यहाँ पे कौन सी नदियाँ हैं? पिंजल नदी है, ये क्या है? पिंजल नदी। और यहाँ पे कौन सी? एक है जुआरी नदी, जुआरी नदी। यह दो नदियाँ और भी आप लोग याद रखिए, यह भी अरब सागर में अपना जल निक्षेपित करती हैं। यहाँ पे और देखते हैं, इसके बाद क्या है? कोंकण के बाद कन्नड़ का मैदान। तो कन्नड़ के मैदान में आइए हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ हैं और इसकी भी लंबाई किन किन राज्यों में है। तो यहाँ पे कन्नड़ का देखते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कन्नड़ के मैदान को जो है किस नाम से और जानते हैं? कर्नाटक के मैदान के नाम से कन्नड़ का मैदान। यहाँ पे क्या है? कन्नड़ का मैदान, कन्नड़ का मैदान। तो इसकी लंबाई कहाँ से? गोवा से लेके मंगलौर तक। यहाँ पे क्या है? गोवा से मंगलौर तक। यहाँ पे ये पहली पॉइंट हो गई। अब हम यहाँ पे जिक्र करते हैं कि यहाँ पे कन्नड़ का जो है गोवा से लेकर के मंगलौर तक है। और भी कन्नड़ में क्या है? यहाँ पे क्या है? आम, और प्रसिद्ध है क्या? कहवा। आम प्रसिद्ध है, कहवा प्रसिद्ध है। और भी यहाँ पे क्या होते हैं? नारियल प्रसिद्ध है, काजू, काजू, सुपारी, केला, यहाँ की जो है उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होते हैं। और भी यहाँ पे कन्नड़ में हम देखते हैं, कन्नड़ की नदियों के बारे में जिक्र करते हैं। नॉर्थ टू साउथ, अर्थात यहाँ से उत्तर से लेकर के दक्षिण तक हमें इन नदियों का क्रम देखते हैं। नदियाँ, इन इलाकों में नदियों के बारे में जिक्र करते हैं। तो नदियों का यहाँ पे हम जिक्र करते हैं। नदियाँ कौन कौन सी? एक है कालिंदी नदी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, यह है कालिंदी नदी। कालिंदी नदी, जिसे काली नदी के नाम से जानते हैं। क्या है? काली नदी के नाम से जानते हैं। यह भी नदी जो है किसे? पश्चिमी घाट से निकल करके कन्नड़ में यह कहाँ पे बहती है? कालिंदी नदी जो है अरब सागर में अपना जल निक्षेपित करती है। और भी यहाँ पे कौन सी एक नदी है इम्पोर्टेंट, वो है शरावती नदी, जिसपे जोग गरसोप्पा जलप्रपात है। शरावती नदी, शरावती नदी। और यहाँ पे कौन सी? नेत्रावती नदी है। कौन सी? तेत्रावती नदी है। इसका नाम क्या है? तेत्रावती नदी। यह भी नदी पश्चिमी घाट से निकल करके अरब सागर में अपना जल निक्षेपित करती है। तो यह यहाँ पे प्रमुख नदियाँ थी। कन्नड़ के बाद अब क्या है? यहाँ पे मालाबार का। आइए हम देखते हैं मालाबार में क्या फैक्ट है। मालाबार तट, मालाबार तट में यहाँ पे फैक्ट क्या मिलते हैं? इसका विस्तार भी मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक है। कन्याकुमारी तमिलनाडु तक इसका है। इसमें एक नदी है पेरियार नदी, यहाँ की सबसे बड़ी नदी है पेरियार नदी। यह पश्चिमी घाट से निकल करके अरब में अपना जल क्या करती है? निक्षेपित करती है। यहाँ की जलवायु क्या? उष्ण एवं आर्द्र यहाँ की जलवायु है। मालाबार के क्षेत्रफल में
यहाँ की जलवायु कैसी है? जलवायु जो है उष्ण एवं आर्द्र। तो ये इतने यहाँ पे फैक्ट थे पश्चिमी तटवर्ती मैदान के बारे में। हमने यहाँ पे जिक्र किया उष्ण और आर्द्र क्यों है यहाँ पे, यह हम मानसून जब पढ़ाएंगे तो यहाँ पे बताएंगे कि दक्षिण पश्चिमी मानसून आने गए उष्ण और आर्द्र क्यों होती है। तो यहाँ पे यह जितने फैक्ट थे गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक पश्चिमी तटवर्ती के बारे में हमने जिक्र किया। तो आज के लिए इतना ही। अगली जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वह है पूर्वी तटवर्ती मैदान। तो पूर्वी तटवर्ती मैदान, तो ये हम कल पढ़ेंगे पूर्वी तटवर्ती मैदान। उसके बाद हम द्वीप समूहों के बारे में जिक्र करेंगे। तो पूर्वी तटवर्ती मैदान का अगली क्लास में। क्लास को आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।